हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और इस करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट जो वीडियो है उसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो क्या है अग्निपथ योजना, भर्ती कैसे होती है, योग्यता क्या है, सैलरी कितने मिलेगी, 4 साल के बाद क्या होगा और कैसे परमानेंट नियुक्ति यानी जो 15 साल की होती है वो होगी। तो इस सब पे डिटेल चर्चा करेंगे। इसके अलावा कई और क्वेश्चन हैं, जैसे सिपड़ी की रिपोर्ट आई है उसमें 2022 में ये बताया गया है कि भारत के जो परमाणु हथियार है उसकी संख्या बढ़ गई है। तो कितनी बढ़ी है, इसके अलावा पूरी दुनिया में परमाणु हथियार वाले कितने देश हैं और किन के पास कितने हथियार हैं और किसने कितने डिप्लॉय किए हुए हैं, तैनात किए हुए हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन होगा, एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी का नाम बताएं जिसका निधन हो गया अभी हाल ही में। भारत में खुदरा महंगाई दर मई 2022 में कितनी रही। 14 खरीफ फसलों की एमएसपी उसकी बढ़ी है, तो कितनी बढ़ी है और ये एमएसपी होता क्या है, और इस पर हो सकता है एग्जामिनेशन सवाल है तो इस पर डिटेल बात करेंगे। उपराष्ट्रपति ने विदेश यात्रा की है इस महीने, कई देशों की यात्रा की है तो उस पर चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स उसमें सैनिकों की भर्ती के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है। आंसर होगा अग्निपथ। ओके, अग्निपथ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है किसके द्वारा, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं उन सब के द्वारा। ओके, तो उसी में ये बताया गया है कि हम अग्निपथ योजना शुरू कर रहे हैं। 14 जून को ये ऐलान हुआ है। ओके, और ये योजना शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी। युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए आर्म फोर्स में अपनी सेवा देनी होगी। अगर इसके थ्रू नियुक्ति होती है, मतलब सैनिकों की नियुक्ति तो इसी के जरिए ही होगी और वो भी शॉर्ट टर्म की होगी, और ये सैनिक कहलाएंगे अग्निवीर। इस योजना का लक्ष्य क्या है, तो जो डिफेंस बजट है और जो एज बहुत ज़्यादा हो जाती है सेना में, जो सैनिक काम कर रहे होते हैं, तो उनको कम करना, दोनों बातों को। ओके, खर्च भी कम करना, मतलब तनख्वाह और पेंशन का जो बजट है उसको कम करना। अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को पहले टूर ऑफ ड्यूटी का भी नाम दिया गया था, लेकिन अब अग्निपथ कह दिया गया है। ठीक है, तो इस योजना के बारे में डिटेल बात करते हैं। देखिए, इस योजना के तहत अग्निवीरों को यानी जो भी सेलेक्ट होंगे उनको 4 साल की अवधि के लिए आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में उनकी नियुक्ति हो सकेगी। अब जो भी नियुक्ति होगी वो अग्निवीर के जरिए ही होगी, और तीनों जो सेना है उसमें एक अलग रैंक होगी जो मौजूदा रैंक से अलग होगी। ओके, अग्निवीर का अलग ही रैंक होगा, 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होगा और इसलिए इनको पेंशन नहीं मिलेगी। योग्यता देख लेते हैं क्या है। इसके लिए जो पात्रता है, एज लिमिट है वो 17.5 साल से लेकर 21 वर्ष के बीच है। ओके, 17.5 साल से 21 वर्ष। अलग अलग श्रेणियों में भर्ती के लिए अग्निवीरों की जो शैक्षणिक योग्यता है वो पहले की तरह होगी। पहले जिस तरह से सैनिकों की भर्ती होती थी वैसे ही रहेगी। उदाहरण के लिए जैसे जनरल ड्यूटी यानी जीडी के जो सैनिक हैं उनके प्रवेश के लिए, उनके सिलेक्शन के लिए शैक्षणिक योग्यता 10th थी तो वो रहेगी। लेकिन जैसे टेक्निकल ड्यूटी है तो उसका ITI था तो वो वैसा ही रहेगा। ओके, अब सवाल है कि भर्ती कैसे होगी। तो भर्ती तीनों सेनाओं के लिए एक ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होगा और इसके जरिए विशेष रैलियां आयोजित की जाएंगी, जो पहले भी रैलियां आयोजित की जाती थी उसके तहत। ओके, इसके अलावा एक और ख़ास बात है कि जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उनमें कैंपस इंटरव्यू भी होंगे। ओके, ऑल इंडिया ऑल क्लास आधार पर ये भर्ती होगी। अब देखते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी अग्निवीरों को। तो आप मेरे बगल में देख रहे हैं टोटल सैलरी जो होगी वो 30,000 रुपये पर मंथ होगी। ओके, हाथ में कितना मिलेगा, 21,000 रुपया मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि 9,000 रुपया इस सैलरी में से कंट्रीब्यूट हो जाएगा जो कॉपस फंड है उसके लिए, और 9,000 रुपया और ये सरकार देगी। ओके, तो इस तरीके से इन हैंड तो 21,000 रुपया मिलेगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 23,100 रुपया, थर्ड ईयर 25,580 रुपया, और फोर्थ ईयर जो सैलरी होगी वो 28,000 रुपये इन हैंड मिलेगी। अगर हम टोटल जोड़ दें कि हर महीने उसको सैलरी कितनी हुई टोटल जोड़ के, तो एक तो 30,000 ये हुआ प्लस 9,000 ये हुआ।
ओके, यानी 39,000 सैलरी पर मंथ हो गई, लेकिन इन हैंड मिलेगा 21,000 रुपया। ओके, समझ रहे हैं बात। और ये जो रकम है ये दोनों 4 साल की अवधि के बाद मिलेगा। ओके, एग्जिट जब करेंगे तो 11,71,000 रुपये मिलेंगे, इन दोनों को जोड़ के और प्लस इनका ब्याज भी। ठीक है, तो सेवा निधि पैकेज भी दिया जा रहा है, 11,71,000 रुपये के तौर पर ये भुगतान किया जाएगा। और ये जो निधि है इसमें इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये जो पैसा मिलेगा उस पर। अब सवाल है कि अग्निवीरों को और क्या मिलेगा। तो अग्निवीर तीनों सेनाओं के जो अस्थाई सैनिक होते हैं उनकी तरह तो नहीं होंगे, अस्थाई सैनिक होंगे, लेकिन अवार्ड, मेडल और इंश्योरेंस कवर उसके पाने के हकदार होंगे। इंश्योरेंस कवर कितने का होगा? 44 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर होगा। तो यह सवाल उठता है कि 4 साल की सेवा समाप्त होने के बाद क्या होगा अग्निवीरों का। तो देखिए, एक मौका दिया जाएगा, टोटल जो भी सिलेक्शन होगा उसमें से 25% लोगों को रेगुलर जो कैडर है, यानी जो सैनिक का कैडर है, उसमें भर्ती होने का मौका मिलेगा, यानी 15 साल की नौकरी का मौका मिलेगा। लेकिन केवल और केवल 25% लोगों को ही मिलेगा, बाकियों को उसके बाद निकाल दिया जाएगा, उनका टर्म समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये मौका तभी मिलेगा जब डिफेंस फोर्स में पद खाली होगा। क्लियर होगी बात। आर्म्ड फोर्स में परमानेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले जो अग्निवीर हैं उनके एप्लीकेशन को 4 वर्ष की जो सेवा हुई है उसके आधार पर रिव्यू किया जाएगा, और उसके बाद ये सेना के पास ये तय करने का अधिकार होगा कि वो उनको अपने पास 15 साल की नौकरी के लिए रखते हैं या नहीं। और इस दौरान मेरिट और मेडिकल फिटनेस इन सब को एक आधार बनाया जाएगा। ठीक है, अब सवाल है कि अग्निपथ योजना से क्या होगा, क्या फ़ायदा होने जा रहा है गवर्नमेंट को, सशस्त्र बलों को। तो सरकार का ये कहना है और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का ये कहना है कि जो भी फोर्सेस हैं, तीनों सेनाएं हैं, उसका प्रोफाइल युवा और ऊर्जावान बनेगा, और सरकार पर डिफेंस बजट का जो बोझ है बहुत बड़ा वो घटेगा, क्योंकि इनको पेंशन नहीं मिलने जा रही है। तो इसलिए अग्निवीरों को, तो इसलिए एक बहुत बड़ा जो बोझ है सरकार के पास पेंशन का वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इससे ये भी है कि जो पेंशन मिलता था उससे एक तो ये था कि सामाजिक रूप से सुरक्षित होते थे, लेकिन वो अब नहीं मिलेगा। अब और सवाल देखते हैं कि क्या महिलाओं को भी अग्निपथ योजना के लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा। देखिए, वर्तमान में महिलाओं के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन भविष्य में इस योजना में महिलाओं को भी शामिल किया जा सकता है, सरकार का कहना है ऐसा। और हाँ, यहाँ पर बहुत सारे सवाल भी हैं कि क्या 4 साल के बाद उनका क्या होगा, मतलब जो सैनिक हैं वो जब बाहर निकलेंगे 4 साल की नौकरी के बाद तो उनका क्या होगा। तो देखिए, उनको कैसे नौकरी मिलेगी दूसरी, इसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं बताया। उनको नॉर्मल ही कंपटीशन में फाइट करना पड़ेगा, और फिर वो दूसरी नौकरियों के लिए या फिर अपने रोज़गार के लिए जो उनको कुछ पैसे मिलेंगे 11 लाख समथिंग रुपए, तो उससे अपना रोज़गार कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं इस पर। कुछ पक्ष के भी बात आ रही है कि उससे ऊर्जावान सेना हो जाएगी, युवा ज़्यादा होंगे। लेकिन एक और बात जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि एक बेहतर जवान को आर्मी में तैयार होने के लिए 7 से 8 साल लग जाते हैं। ऐसे में जो अग्निवीर जिनको 6 मंथ की ट्रेनिंग सिर्फ दी जाएगी तो कैसे बेहतर सैनिक बन पाएंगे। हालांकि इसके लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पास अपनी योजनाएं ज़रूर होंगी। और इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर की ओर से एक ऐलान हुआ है कि अगले 1.5 साल के अंदर में 10 लाख भर्तियां की जाएंगी। चूँकि आप एक बात ये भी देख लीजिए कि 2024 में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव से पहले एक मौका युवाओं को मिल रहा है नौकरियों का, सरकारी नौकरियों का। ओके, तो अब देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कितने पद खाली हैं। तो ये सरकारी आंकड़ा है, उसके मुताबिक जो डिफेंस सेक्टर है उसमें 2,47,000 के आसपास पद खाली पड़े हुए हैं। रेलवे में 2,37,000 पद खाली पड़े हुए हैं। ये 2019-20 की एक रिपोर्ट है। ओके, होम अफेयर्स यानी जो अन्य बल हैं, BSF हो गया, CISF हो गया, CRPF हो गया, उन सब में 1,28,000 पद खाली है। डाक विभाग में 90,000 पद खाली है। रेवेन्यू में 76,000 पद खाली पड़े हुए हैं। अब देख लेते हैं कि इनमें
कौन सी कैटेगरी के पद ज़्यादा हैं? तो सबसे ज़्यादा ग्रुप सी कैटेगरी के पद इस वक्त खाली पड़े हुए हैं। ये बात हो रही है और सिर्फ केंद्र सरकार के। राज्यों में जो पद खाली हैं उसका तो एक कॉम्पैक्ट आंकड़ा है ही नहीं, ठीक है। ये केंद्र सरकार की ओर से जारी होता है, तो ये भी जो आंकड़ा है वो कब का है? 19-20 का आंकड़ा है। तो ग्रुप सी के जो पद खाली हैं 19-20 के अनुसार 7,67,000 यानी 7,67,000 है। ग्रुप बी के पद 80,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। ग्रुप बी के 17,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। ग्रुप ए के 21,600 से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। तो तैयारी शुरू कर दीजिए, अब भर्ती ढेर सारी आने वाली है और मुझे ऐसा लगता है, मैं पुख्ते तौर पे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बड़े पैमाने पर भर्ती होगी तो NRA जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसका गठन किया गया था, हो सकता है कि वो एक्टिव हो जाए अब, और जो भी एग्ज़ामिनेशन होंगे वो पहले उसे क्लियर करना होगा, ठीक है। तो तैयारी आपकी शुरू हो जानी चाहिए अभी से, जिन लोगों के मन में भी अगर सरकारी नौकरी प्राप्त करने की इच्छा है तो। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अभी तक का टोटल करंट अफेयर्स 2021 और 2022 के अवेलेबल हो चुके हैं। आप देख सकते हो ऐप पे, सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है, उसमें डाउनलोड कर सकते हैं PDF, आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। और ये PDF आप ले सकते हैं 1 ईयर के मेंबरशिप प्लान के तहत, उसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF एवरी वीक, एवरी मंथ, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, पिछले साल के भी। वीकली मॉक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का एवरी संडे को, इस संडे को भी हुआ है। एग्जाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज भी आयोजित किया जाता है तमाम एग्जामिनेशन के लिए। और जो अभी 10 लाख की जो भर्ती होने जा रही है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ये रोल अदा करेगा। 40% डिस्काउंट भी है बुक्स पे और फ्री शिपिंग भी होती है। डिस्क्रिप्शन चेक लेना, करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी हो सकती है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिपड़ी की एनुअल रिपोर्ट आई है 2022 की, तो उसमें भारत के परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर कितने होने का दावा किया गया है इसमें, इस रिपोर्ट में? आंसर होगा 160, 160। न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में कि ये क्लेम किया गया है कि जो न्यूक्लियर जो हथियार है उसकी संख्या बढ़ गई है, इंडिया ने बढ़ाई है, और ये दावा किया है सिपड़ी ने अपनी रिपोर्ट में। सिपड़ी क्या है? सिपड़ी का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों का डेटा जारी करता है और इसके आंकड़े दुनिया भर में विश्वसनीय माने जाते हैं। तो यहाँ सवाल उठता है कि भारत में न्यूक्लियर हथियार कितने थे और अब कितने हो गए? तो हो तो गए हैं 160, लेकिन पिछले साल 2021 की जो रिपोर्ट थी सिपड़ी की, उसके अनुसार 156 न्यूक्लियर हथियार थे, ठीक है। हालांकि भारत ने किसी भी न्यूक्लियर जो हथियार वेपन्स है उसको तैनात नहीं किया हुआ है, मतलब कि न्यूक्लियर हथियारों की संख्या बढ़ी है लेकिन इनको तैनात नहीं किया गया, ओके। और ये दावा किया है सिपड़ी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं और इम्पॉर्टेंट है। सिपड़ी की एनुअल रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? आंसर होगा रूस के पास सबसे ज़्यादा है, ओके। तो वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्स ये रिपोर्ट भी है उसी के साथ साथ, और ये पूरा ये चार्ट दिया हुआ है, यानी जो मैप है उसमें ये बताया गया है। तो सबसे ज़्यादा है रूस के पास है, उसके पास है 5,977, ओके। सेकेंड जो स्थान आता है वो किसके पास है? वो अमेरिका का स्थान। कितना है उसके पास? 5,428 है, ओके। तो ये सब है। टोटल कितने न्यूक्लियर हथियार कितने देशों के पास है? टोटल 9 देश है, ओके। तो ये तो आप देख रहे हैं कि मैप है जो कि न्यूक्लियर हथियारों का है, किसके पास कितना है। तो एक बार चार्ट के थ्रू भी देख लेते हैं इस चीज़ को, ओके। तो सबसे ज़्यादा रूस के पास है, टोटल जो वेपन है 2022 में 5,977 है। हालांकि ये बताया गया है कि पिछले साल के से इसने कम किया है, रूस ने अपना जो हथियार है उसको, ओके। और डिप्लॉयड कितने हैं? तो 1588। और डिप्लॉयड सबसे ज़्यादा किसके हैं? यानी डिप्लॉयड यानी तैनात किए हुए हैं, तो वो अमेरिका ने तैनात किए हुए हैं सबसे ज़्यादा। 1744 परमाणु हथियार तैनात हैं जिनको कभी भी छोड़ा जा सकता है, उसको ऑन किया जा सकता है, ओके। और अगर हम बात करेंगे कि सेकेंड स्थान पर कितने हैं न्यूक्लियर वॉरहेड में, तो वो है 5,428 ही है अमेरिका के पास, ओके। तो पहले सबसे ज़्यादा
रूस के पास, फिर अमेरिका के पास है, उसके बाद हम बात करेंगे तो वो संख्या है चाइना के पास, 350 उसके पास न्यूक्लियर हथियार है। और हाँ, यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि कितने देशों ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को तैनात किया हुआ है। तो 4 देश हैं ऐसे जिसने तैनात किया हुआ है। कौन कौन? अमेरिका है, रशिया है, ब्रिटेन है और फ्रांस। इन 4 देशों ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को तैनात किया हुआ है। इसके अलावा बाकी जो देश हैं उनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन उसने तैनात नहीं किया। इंडिया ने भी तैनात नहीं किया हुआ है। जब ज़रूरत पड़ेगी तब तैनात किया जाएगा। अपने भंडार में न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कथित तौर पर एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी का नाम बताएं जिसका निधन जून 2022 में कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में हो गया है। आंसर होगा भोगेश्वर। न्यूज़ आप देख रहे हैं, द हिंदू ने ये पब्लिश किया है और इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि ये लॉन्गेस्ट उसके पास दांत थे, सबसे लंबा। ओके, फोटोग्राफ ये रहा इसका। इसके दांत इतने लंबे थे कि ये ज़मीन को टच करता था, उसके दांत। निधन हुआ है 60 ईयर की उम्र में। प्राकृतिक वजहों से बताया जा रहा है कि निधन हुआ है। वीडियो भी आप देख रहे हैं मेरे बगल में। कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व के गुंद्रे रेंज में निधन हो गया, मृत पाया गया। उसको मिस्टर काबनी के नाम से भी जाना जाता था। वन विभाग के अनुसार उसके जो दांत थे कितने लंबे थे? 2.54 मीटर और दूसरा दांत 2.34 मीटर लंबा था और दोनों दांतों ने लगभग ज़मीन को छू लिया था, आप देख भी रहे हैं। और वो एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता था। कर्नाटक की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2 बार एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता हरिचंदन का निधन हो गया 13 जून 2022 को। तो किस खेल से जुड़े थे? उनको महान खिलाड़ी कहा जाता था। आंसर का दौड़, वो लंबी दौड़ के एक्सपर्ट थे और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, उनको ग्रेट हरिचंद कहा गया है, लॉन्ग डिस्टेंस ग्रेट हरिचंद। हरिचंद का निधन हुआ है 13 जून को जालंधर में। और कब कब उन्होंने जीता था? 1978 में बैंकॉक एशियाड में 5000 और 10,000 मीटर में गोल्ड जीता था। सियोल में जो हुआ था 1975 में, उसमें 10,000 मीटर में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ओके, तो महान खिलाड़ी के तौर पर उनको जाना जाता था। उनका निधन हो गया है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में खुदरा महंगाई दर 2022 मई में कितनी रही? मई 2022 में आंसर होगा 7.04%। ओके, और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। और इम्पॉर्टेंट बात होती है, जो भी महंगाई बढ़ रही है उसकी वजह से लगातार। हम अगर देखें कि पिछले 3 महीने में कितनी महंगाई बढ़ी है, तो मई में 7.04 है। अप्रैल में उससे पहले 7.8% था, जो कि हाईएस्ट था, मतलब काफ़ी ज़्यादा था। और मार्च में 6.95% था। तो 3 महीने के आंकड़े आप देख रहे हैं। खुदरा महंगाई दर की रिपोर्ट किसने जारी की है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, उसके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने NSO ने ये आंकड़े जारी किए हैं। और ये RBI का जो टारगेट है, RBI के पास टारगेट है कि 4% महंगाई दर बरकरार रखना, न उससे कम न उससे ज़्यादा हो सकता है। और कानून के अनुसार 4% रखना है। हालांकि 2% का ऊपर नीचे घट-बढ़ हो सकता है, उनको कुछ गुंजाइश दी गई है RBI को। लेकिन महंगाई जो है ना, वो 4% से काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिल रही है। इसकी वजह क्या है? क्या यूक्रेन और रूस का विवाद है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ी है? महंगाई बढ़ने के भारत में बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक है यूक्रेन और रूस का विवाद। और इस विवाद के चलते कच्चे तेल की कीमत जो है वो बढ़ी है। और ध्यान देने की बात है कि रूस और यूक्रेन का जो विवाद है वो फरवरी 2022 में शुरू हुआ था, लेकिन भारत में महंगाई उससे पहले से ही 6% के ऊपर रह रही है। ओके, तो एक चीज़ तो देख रहे हैं कि अप्रैल से महंगाई थोड़ी सी कम हुई। क्यों कम हुई? क्योंकि सरकार ने जो पेट्रोल डीजल है उसके टैक्स घटाए, उसकी वजह से तमाम महंगाई में थोड़ी सी मामूली सी कमी ये देखी गई है। यहाँ से कम होकर थोड़ा से कम हुआ है। ओके, तो महंगाई बढ़ने के और भी कई वजह हैं। विदेशों के अलावा भी स्थानीय जो भारतीय मुद्दे हैं वो सब बहुत सारा है। महंगाई की गणना कैसे होती है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए महंगाई की गणना होती है। इसमें कई सारी चीज़ें होती है, जैसे खाद्य वस्तुओं की महंगाई कितनी है, ईंधन, लाइट,
कोर सेक्टर, इन सब की महंगाई कितनी है, इस सबको भी देखा जाता है। अब सवाल है कि महंगाई से आम जनता पर क्या फ़र्क पड़ेगा। आम जनता का जेब ज़्यादा ढीला होगा, इसके अलावा जो वस्तुओं की खरीदारी है वो कम हो जाएगी। महंगाई से सरकार को फ़ायदा भी होता है, सरकार को जो टैक्स है उसका रकम बढ़ जाती है। ओके, क्योंकि सामान के रेट बढ़ गए, लोगों ने कम ही खरीदा, लेकिन उसका टैक्स, चूँकि रेट बढ़ा तो टैक्स भी बढ़ गया। उसी के अनुपात में अगर किसी चीज़ का टैक्स 18% है 100 रुपये में, अगर उसका दाम 120 रुपया हो गया है तो वो 18% 120 रुपये पे लगेगा। तो इस तरह से सरकार को टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाता है। ओके, लेकिन इसका खतरा भी होता है, महंगाई की वजह से जो रुपया है उसका एक्सचेंज रेट वो डाउन हो जाता है, मतलब कि रुपया कमज़ोर हो जाता है। कई बार आपने सुना होगा, और अभी तो हालत ये है कि रुपया बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। 78 रुपीज़ से ज़्यादा हो गया है $1 की कीमत। ओके, अब सवाल है कि महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई क्या करता है। तो आरबीआई इसके लिए रेपो रेट में बढ़ाता है। महंगाई को कम करने का जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। और जून में अभी हाल ही में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है आरबीआई ने, और रेपो रेट को कर दिया है 4.9%। डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देखना ज़रूर कि किस तरह से रेपो रेट को बढ़ाया गया है और क्या इसमें फ़र्क पड़ता है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट आरबीआई बढ़ाता है, और ये सवाल यूपीएससी के एग्जामिनेशन में भी आया था। अब सवाल है कि जो भारतीय मुद्रा का रिकॉर्ड गिरावट हो रहा है, 13 जून को तो 78 रुपीज़ 20 पैसा हो गया था $1 की कीमत, मतलब कि रुपया लगातार नीचे जा रहा था। तो उसको थामने के लिए आरबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर बेचने का काम किया है, जो रिजर्व रखा हुआ है डॉलर उसको। ओके, ये भी सवाल यूपीएससी के एग्जामिनेशन में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने जून 2022 में सामान्य धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में कितनी वृद्धि करके कीमत 2040 रुपये कर दी है। आंसर होगा 100 रुपये। 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, द हिंदू में गवर्नमेंट ने एमएसपी को बढ़ाया है, खासतौर पर खरीफ फसलों का। 14 खरीफ फसलों के एमएसपी पर वृद्धि की गई है। 4% से लेकर 8% तक की बढ़ोतरी की गई है। अब सवाल है कि खरीफ फसलें क्या होती हैं। ये फसलें जून जुलाई के महीने में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर के महीने में काटी जाती है। मतलब मानसून के समय बुआई के कारण इन फसलों को मानसूनी फसल भी कहा जाता है, खरीफ फसल। ओके, अब देख लेते हैं कि कितनी जो एमएसपी है वो बढ़ाया गया है, क्योंकि एग्जामिनेशन में एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप मेरे बगल में देख रहे हैं अलग अलग फसल की जो एमएसपी है वो कितना किया गया है। ठीक है, जैसे धान सामान्य है उसका एमएसपी बढ़ाकर 2040 कर दिया गया है। धान ए ग्रेड का जो एमएसपी है वो 2060 कर दिया गया है। ज्वार हाइब्रिड का जो एमएसपी है वो 2970 अब कर दिया गया है बढ़ाकर। ज्वार माल दंडी उसका एमएसपी 2990 रुपये किया गया है। बाजरा का एमएसपी 2350 रुपये है। रागी का एमएसपी 3578 रुपये कर दिया गया है। इस तरह से अलग अलग है। मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली, तूर दाल, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, राम तिल, कपास वगैरह वगैरह के ये सब बढ़ाए गए हैं, एमएसपी बढ़ाए गए हैं। मैंने पूरा इसका डिटेल पीडीएफ में दे दिया है। अब सवाल है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी वो होता क्या है। देखिए, एक फसल के लिए एमएसपी का मूल्य वो है जो सरकार किसानों से खरीदती है। मतलब सरकार जो है वो किसानों को सहायता देती है कि इसका मिनिमम इस रेट में हम तो खरीद रहे हैं, अगर आपको मार्केट में बेचना है तो आप बेचो, लेकिन जो भी फसल उगाई गई है उसमें खर्च लगा है किसानों को, तो एक मिनिमम रेट हम ये दे रहे हैं ताकि किसानों को मेहनताना भी मिल सके और उसको फ़ायदा भी मिल सके। ओके, और एमएसपी सरकार तय करके फसलों के उत्पादन को भी बढ़ावा देने में मदद करती है। ओके, अब सवाल है कि क्या सभी कृषि उत्पादों पर एमएसपी तय किया जाता है, खरीदा जाता है। तो देखिए नहीं, एमएसपी सभी उत्पादों पर यानी कृषि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उस पर नहीं होता है।
कुल 23 फसलें हैं खरीफ और रबी की मिलाकर, उनमें एमएसपी की घोषणा होती है। तो कौन कौन सी हैं? 7 प्रकार के अनाज हैं जिनमें धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ है। 5 प्रकार की दालें हैं, चना, अरहर यानी तूर, उड़द, मूंग और मसूर। 7 तरह की तिलहन है, रेपसीड यानी सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम और राम तिल। और 4 तरह की कॉमर्शियल जो फसलें हैं वो हैं, कौन कौन सी? कपास, गन्ना, गोला, कच्चा जूट। तो इन सब में एमएसपी सरकार तय करती है, ठीक है, सरकार खरीदती है। एमएसपी कैसे तय किया जाता है? इसकी घोषणा सरकार करती है और इसके लिए सरकार बड़े पैमाने पर कृषि लागत और जो मूल्य आयोग है यानी CACP, कृषि लागत और मूल्य आयोग, उसकी सिफारिश के आधार पर वो एमएसपी तय करती है कि जैसे किसी वस्तु की डिमांड और सप्लाई कितनी है, उत्पादन लागत कितना हुआ है, जिससे किसानों को कुछ फ़ायदा हो सके। फसल की जो कीमत है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो इस वजह से महंगाई को देखते हुए भी जो एमएसपी है उसको लगाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा एमएसपी भी नहीं बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एमएसपी की। मुझे लगता है कि पूरी बात आप समझ चुके होंगे। एमएसपी पर सवाल अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं। जब सवाल बात हो रही है कि एमएसपी की, तो कृषि मंत्री की बात करें। कौन है कृषि मंत्री इस वक्त? नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस विधानसभा ने राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति यानी चांसलर का पद राज्यपाल से हटाकर मुख्यमंत्री को देने का विधेयक पारित किया है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी घटना है और ये पश्चिम बंगाल में हुआ है। 13 जून को पश्चिम बंगाल विधानसभा में ये विधेयक पारित किया गया है। सवाल है कि विश्वविद्यालयों में चांसलर यानी कुलाधिपति बनाने का नियम क्या है? देखिए, अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग तरह के चांसलर हो सकते हैं। जब राज्य विश्वविद्यालय स्थापित होते हैं तो उसके लिए, या कोई भी विश्वविद्यालय स्थापित होते हैं, यूनिवर्सिटी स्थापित होती है, तो उसके लिए विधानसभा या संसद में कानून बनाया जाता है। संसद में बनता है तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कह सकते हैं आप, स्टेट में बनता है तो राज्य यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है। तो देश के तमाम राज्यों में जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटी जो सरकार के अंडर में है, उसके चांसलर राज्यपाल होते हैं, अधिकतर ऐसा होता है। और कोई ज़रूरी नहीं कि राज्यपाल ही हो, और ये हर यूनिवर्सिटी का जो एक्ट होता है उसके आधार पर होता है। अगर कोई यूनिवर्सिटी स्थापित करती है राज्य सरकार और उसके एक्ट में ये प्रावधान कर देते हैं कि गवर्नर नहीं, शिक्षा मंत्री होंगे कुलाधिपति यानी चांसलर, तो वो फिर शिक्षा मंत्री होंगे, ओके। और अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग एक्ट होता है। इसके उलट केंद्र सरकार की बात करें अगर, या फिर कहें सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके चांसलर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसके चांसलर राष्ट्रपति हैं। लेकिन एक अपवाद है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है विश्व भारती, उसके चांसलर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि अभी कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। और सभी विश्वविद्यालयों में चांसलर होना ज़रूरी है, चाहे वो राज्य के हो या केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो होता है उसमें चांसलर का जो पद है उसके फाउंडर को या उसी के लिए डिसाइड करने के लिए छोड़ दिया जाता है उस एक्ट में कि उसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो तय कर ले कि किसको चांसलर बनाना है। पश्चिम बंगाल ने ऐसा क्यों किया है? चांसलर का पद में बदलाव क्यों किया है? पश्चिम बंगाल मैप में ये रहा है। यहाँ पर देखिए, माना यह जा रहा है कि इसकी वजह गवर्नर और राज्य सरकार के बीच में लगातार जो लंबे समय से टेंशन चल रहा है वो है। अब सवाल है कि क्या ये एक्ट पास हो जाएगा? मतलब ये पास तो हो गया विधानसभा से, लेकिन क्या गवर्नर उस पर साइन करेंगे? अब ये गवर्नर की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो उस एक्ट पर साइन करें कि नहीं करें, जिससे उनकी शक्ति कम हो रही है, ठीक है। अब सवाल है कि राज्य विश्वविद्यालयों के संदर्भ में जो चांसलर होते हैं उनके पास क्या अधिकार होते हैं? तो जैसे मैंने पहले बताया कि ज़्यादातर राज्यों में जो यूनिवर्सिटी होते हैं तो उसके जो चांसलर होते हैं वो गवर्नर होते हैं। आमतौर पर जो गवर्नर का काम होता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर काम करना होता है, ठीक है, गवर्नर को। लेकिन अगर वो चांसलर भी हैं
तो वो स्वतंत्र है काम करने के लिए। उस यूनिवर्सिटी के दायरे में जितने भी फैसले हैं वो खुद ले सकते हैं, उसके लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है और पॉलिटिकल मामला भी है करंट अफेयर्स के रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी यूएनजीए ने जून 2022 में बहुभाषावाद पर एक प्रस्ताव पारित किया है। तो इसमें किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है? आंसर होगा उपरोक्त सभी, हिंदी, बांग्ला, उर्दू। ठीक है, इन तीनों को शामिल किया गया। मतलब ये हुआ कि अब यूनाइटेड नेशंस के जो जरूरी कामकाज और संदेश हैं वो इन भाषाओं में पेश किए जा सकेंगे। और यूनाइटेड नेशंस में हिंदी @UN परियोजना भी चल रही है। 2018 में वो परियोजना शुरू हुई थी, हिंदी यूनाइटेड नेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की गैबॉन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में कितने समझौता ज्ञापन यानी MOU पर साइन हुए हैं? आंसर होगा 2। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 30 मई से लेकर अभी हाल तक जून तक उन्होंने यात्रा की 3 देशों की। कौन कौन? गैबॉन, सेनेगल और कतर। ओके, तो पहली यात्रा उन्होंने गैबॉन की 30 मई को गैबॉन पहुंचे। मैप देख लेते हैं गैबॉन कहाँ है। तो ये रहा प्यारा भारत और आपको दिखाता हूँ, ये अफ्रीका है। अफ्रीका में गैबॉन है, ये यहाँ पर है। ये गैबॉन बहुत छोटा सा देश है। सेनेगल है उसके अंदर से ही है, उसके अंदर। मैप को जूम करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रहा गैबॉन, और जूम करेंगे अगर तो यहाँ पर रहा ये सेनेगल है, और इसी के बीच में ये यहाँ से यहाँ तक छोटा सा देश है, ये है गैबॉन। ओके, साइन किए गए 2 MOU साइन किए गए हैं। कौन कौन से MOU है? एक तो भारत का जो सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान है, और इसके अलावा गैबॉन का जो विदेश मंत्रालय है, दोनों के बीच में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर हुआ है। इसके अलावा दूसरा जो MOU हुआ है वो दोनों विदेश मंत्रालयों के बीच में संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए। ठीक है, गैबॉन जो है वो गैबोनीज रिपब्लिक, ये मध्य अफ्रीका के पश्चिमी तट पर एक देश है। ओके, राजधानी क्या है? लिब्रोविल। ये रहा गैबॉन। राष्ट्रपति कौन है? अली बोंगा ओंडिब्बा, ये है राष्ट्रपति गैबॉन के। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सेनेगल की यात्रा के दौरान जून 2022 में कितने समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर उस दौरान हुए हैं, किए गए MOU? आंसर होगा 3। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में। तो अब मैप में देख लेते हैं सेनेगल को। इससे पहले वाले मैप में भी मैंने बताया था, लेकिन एक बार दूसरे तरह के मैप से देखते हैं। तो ये रहा प्यारा भारत, और अब चलते हैं अफ्रीका की ओर, अफ्रीका महादेश की ओर। ओके, तो ये रहा सेनेगल इस जगह पर, और जूम करते हैं इसे। ये है सेनेगल, और यहीं पर ये है गैबॉन। ये गैबॉन है और ये जो है वो सेनेगल है। तो भारत और सेनेगल के बीच में 2 जून को साइन हुए हैं 3 MOU साइन हुए। कौन कौन से? युवा मामले में सहयोग का, दूसरा है सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम करने का, और तीसरा है राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा मुक्त व्यवस्था के लिए। ओके, सेनेगल जो है वो आपने देखा कहाँ पर है, मैप भी देख लिया। सेनेगल का नाम सेनेगल नदी के नाम पर पड़ा है। ठीक है, सेनेगल की राजधानी क्या है? डकार, और राष्ट्रपति कौन है? मैकी सैली, ये है राष्ट्रपति सेनेगल के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये भी उपराष्ट्रपति के यात्रा से रिलेटेड है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जून 2022 में किस खाड़ी देश की यात्रा की या दौरा किया? आंसर होगा कतर। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, कतर की उन्होंने यात्रा की है। एम वेंकैया नायडू ने 4 से 7 जून को उन्होंने ये पूरा दौरा किया, और इसी दौरान वो नुपुर शर्मा वाला जो विवाद भड़क गया था, और उस वक्त कतर में ही थे एम वेंकैया नायडू। ठीक है, कतर की भी बात कर लें। कतर कहाँ पर है? ये रहा प्यारा भारत, और कतर यहाँ है खाड़ी देशों में इस जगह पर, और जूम करते हैं इसको तो यहाँ रहा ये। ठीक है, ये रहा कतर। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं अब। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नोवा, उसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आंसर होगा नागालैंड।
वैसे तो मार्च में ही ये लागू हो गया था, लेकिन चूंकि अभी इंडियन एक्सप्रेस ने एक न्यूज़ प्रकाशित की है, एक्सप्लेन, और ई विधान से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया है। एक नया अपडेट ये भी है, एक तो नागालैंड फर्स्ट बनी गया है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी इसको लागू कर दिया गया है और धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में ये लागू होने जा रहा है। ई विधान, ठीक है, क्या है ये नेशनल ई विधान? एक सिस्टम है जो कि भारतीय जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके जो विधायी काम है, जो भी वर्क हैं वो डिजिटाइज करता है। मतलब कि विधानसभा, विधान परिषद, इन सब के जो तमाम कार्रवाई है, चाहे क्वेश्चन है, ये सब पेपरलेस हो जाएंगे कुछ वक्त में। तो इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे पहले नागालैंड, फिर उत्तर प्रदेश में ये हुआ है। यहाँ सवाल उठता है कि ये नेशनल ई विधान जो सिस्टम है पूरा, उससे क्या लाभ हुआ है। उससे पहले बताऊँ कि ये शुरू तो हुआ अभी 2022 में, लेकिन इसका पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले चलाया गया था हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में, और वहाँ पर ये देखा गया कि उस सिस्टम का उपयोग करने से सालाना लगभग जो कागज़ों पर जो खर्च हो रहा था वो 6000 पेड़ बचाए गए। मतलब जितने कागज़ का यूज़ हुआ था उतने कागज़ को बनाने में 6000 पेड़ लग जाते और 15 करोड़ रुपए की बचत हुई थी ये टोटल, ठीक है। तो पेपरलेस सरकार बनाने का पूरा काम है नेशनल ई विधान। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबाना। और आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का, इसके थ्रू करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी हो सकती है आपको। गूगल प्ले पर जाइए, सरकारी जॉब न्यूज़ सर्च करेंगे, ये लोगो दिखाई देगा और आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।